क्लास 12th अकाउंटेंसी अंश पूंजी का लेखांकन निर्गमन एवं हरण। अभी तक अंश पूंजी का लेखांकन इशू ऑफ शेयर्स से हमने अवशिष्ट याचना एवं उन पर ब्याज इस पॉइंट तक सवाल देखा है। इस पॉइंट का पिछले वीडियो में मैंने 19वां नंबर सवाल बनाकर बताया। आज इशू ऑफ शेयर्स का ये 8वां वीडियो है। अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स से पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो क्रम से देखते आइए, तो आपको आसानी से समझ आएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम इसी टॉपिक पर अवशिष्ट याचना एवं उन पर ब्याज पर अगला सवाल, ये 20वां सवाल देखेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको अवशिष्ट याचना के विषय में बताया था कि अवशिष्ट याचना क्या होती है। आज ही मैं इस सवाल के माध्यम से आपको थोड़ा समझाऊंगा कि अवशिष्ट याचना क्या होता है, फिर उसके बाद हम सवाल बनाएंगे। तो हम इस 20वें सवाल को आज देखते हैं। अवशिष्ट याचना पर कॉल्स इन एरियर पर, इशू ऑफ शेयर्स का कॉल्स इन एरियर, इस पॉइंट पर हम ये 20वें नंबर सवाल को देखते हैं, उसको हल करते हैं। तो सवाल देखते हैं। सबसे पहले सवाल लिखा है, ABC कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 20,000 अंश निर्गमित किए। सवाल बोल रहा है कि 20,000 अंश जारी किए, एक अंश का दाम 20 रुपए, एक अंश का दाम 100 रुपए। 20,000 अंश जारी कर रहा है और एक अंश का दाम 100 रुपए। इन अंशों पर रकम निम्न प्रकार देती, बता रहा है कि पैसा किस तरह प्राप्त होगा। 30 रुपए आवेदन पर, 30 रुपए आवेदन पर, और आवेदन किस दिनांक पर मांगा गया? 1 मार्च 2012। 1 मार्च 2012 को राशि प्राप्त होगी। फिर उसी तरह 40 रुपए आवंटन पर, इसका भी दिनांक बता रहा है। आवंटन का दिनांक बता रहा है 1 जून 2012। आवंटन पर 40 रुपए और आवंटन का दिनांक 1 जून 2012। फिर अगला देखते हैं, 30 रुपए प्रथम व अंतिम याचना पर, और इसका दिनांक बता रहा है 1 सितंबर 2012। आप इस सवाल में देख रहे हैं कि इस सवाल में आपको आवेदन, आवंटन, प्रथम अंतिम याचना के बाद आपको उसका डेट बताया हुआ है। पिछले सवाल में हम जब देख रहे थे उसमें डेट नहीं बताया हुआ था, मगर इस सवाल में आपको डेट बताया हुआ है। इस सवाल में डेट इसलिए बता रहा है क्योंकि आगे क्या हुआ कि आगे चलकर कॉल्स इन एरियर्स आएगा, अवशिष्ट याचना आएगा। यानी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी का प्रथम याचना का या आवंटन का पैसा नहीं दे रहा होगा, और वो क्या कर रहा होगा, बाद में पैसा दे रहा होगा। तो जब अवशिष्ट याचना का पैसा कोई बाद में देता है तो उस पर कंपनी क्या करती है? ब्याज लगाती है। तो ब्याज किस तरह वसूल किया जाता है? ये दिनांक के आधार पर ही वसूल किया, हम सवाल में देखेंगे। तो अभी आपने देखा आवंटन, आवेदन और प्रथम और अंतिम याचना। अब हम सवाल में आगे चलते हैं। एक्स जिसे 200 अंश आवंटित किए गए थे, एक्स जिसे 200 अंश आवंटित किए गए थे, एक्स जिसे 200 अंश आवंटित किए गए थे, दे तिथि पर, यानी कि जब इसका दे तिथि बनाया गया, दे तिथि पर प्रथम और अंतिम याचना की राशि नहीं दे पाया। वो एक्स क्या कर पाया? इस 200 अंशों पर प्रथम और अंतिम याचना का राशि नहीं दे पा रहा है। कहने का अर्थ है ये 200 शेयर्स रखा है, आवेदन का पैसा दे रहा है। जब समय आ रहा है इसका 200 शेयर्स का, तो आवेदन का पैसा दे रहा है, आवेदन का पैसा दे रहा है, आवंटन का भी पैसा दे रहा है। आवेदन का पैसा 30 रुपए के हिसाब से दे रहा है 200 अंशों पर, आवंटन का 40 रुपए के हिसाब से दे रहा है 200 अंशों पर। मगर जब प्रथम याचना का उससे पैसा मांगा जा रहा है 30 रुपए के हिसाब से, वो नहीं दे पा रहा है। तो 200 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए होता है उसका प्रथम और अंतिम याचना का। वो प्रथम और अंतिम याचना का 6,000 रुपए वो नहीं दे पा रहा है। 200 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए होता है, वो 6,000 रुपए प्रथम व अंतिम याचना पर नहीं दे पा रहा है। यही 6,000 रुपए प्रथम व अंतिम याचना के समय अवशिष्ट याचना बनेगी, और इसका प्रविष्टि क्या करेंगे? प्रथम और अंतिम याचना का जब हम पैसा प्राप्त करेंगे 1 सितंबर 2012 को, तब इसका प्रविष्टि हम अवशिष्ट याचना के रूप में लिखेंगे, डेबिट करके। प्राप्त वाली प्रविष्टि में डेबिट करके हम उसका प्रविष्टि देखेंगे आगे। तो अभी आप एक्स जो 200 अंश रखा हुआ प्रथम और अंतिम याचना का पैसा नहीं दे पा रहा है। आगे बोलता है, किंतु उसने
यह रकम जो प्रथम और अंतिम याचना की रकम जो उसका 6,000 रुपये हो रहा था, जो उस समय नहीं दे पाया, तो उसने यह रकम 10% प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित यानी ब्याज जोड़कर, वही रकम क्या कर रहा है, 10% प्रतिवर्ष ब्याज जोड़कर, यानी कि जो 6,000 रुपये होता है उस पर 10% ब्याज जोड़कर 1 नवंबर 2012 को भुगतान कर दी गई। यानी 1 नवंबर 2012 को वो इस पैसे को देता है, 6,000 रुपये प्लस ब्याज उस पर जो बनता है हम कैलकुलेशन करेंगे, वो पूरा पैसा 1 नवंबर 2012 को देता है। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए, हमको इसका आवश्यक जनरल प्रविष्टि देने को बोल रहा है। तो हम अब सवाल को देखते हैं। तो आप इस सवाल को थोड़ा सा, क्योंकि आप जब भी सवाल पढ़ते हैं तो सवाल को आप ध्यान से याद कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में जब सवाल रहेगा तभी आप उस सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे, नहीं तो बार बार आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि सवाल को हमको ध्यान कैसे रखना पड़ता है। तो देखिए सवाल में क्या क्या बोल रहा है। सवाल में बोल रहा है कि 20,000 अंश जारी कर रहे हैं, 20,000 अंश निर्गमन कर रहे हैं। एक अंश का दाम 100 रुपये। पैसा किस तरह लिया जा रहा है, आवेदन पर 30 रुपये। दिनांक कितना है, 1 मार्च 2012। 1 मार्च 2012 को आवेदन पर पैसा लिया जा रहा है। फिर उसके बाद आवंटन की बात आती है। आवंटन सवाल आप याद कर रहे हैं। आवंटन 40 रुपये का है। दिनांक इसका 1 जून 2012। 1 जून 2012 को आवेदन 1 मार्च को बन रहा है, आवंटन 1 जून को बन रहा है। 20,000 अंश जारी कर रहे हैं 100 रुपये वाले। प्रथम और अंतिम याचना 40 रुपये का बन रहा है। दिनांक 1 सितंबर 2012। इतना तो हमारा हो गया। अब उसके बाद आगे सवाल बोलता है x जो 200 अंश रखा हुआ है, x जो 200 अंश रखा हुआ है प्रथम और अंतिम याचना का पैसा नहीं दे पा रहा है। कब नहीं दे पा रहा है, 1 सितंबर 2012 को उससे मांगा गया, वो नहीं दे पा रहा है इस दिनांक पर, मगर बाद में दे रहा है। कब दे रहा है, 1 नवंबर 2012 को। कैसे दे रहा है, ब्याज सहित प्लस ब्याज, यानी कि 200 अंशों पर प्रथम और अंतिम याचना 40 रुपए का है। प्रथम और अंतिम याचना 40 रुपए का, बोला 30 रुपए का है। चालीस और 30 70 और 30 70 और 30 100 रुपये हमारा हो जाता है। तो प्रथम और अंतिम याचना हमारा 30 रुपये का है। 40 रुपये से मैंने गलती से बोल दिया था यहाँ। प्रथम और अंतिम याचना 30 रुपये का है। तो 30 रुपये के हिसाब से हमारा होता है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये जब 1 सितंबर 2012 को कंपनी द्वारा मांगा गया, ये उस दिनांक पर न देकर वो देता है 1 नवंबर 2012 को प्लस ब्याज, तो 6,000 रुपये उसका होता है। और 6,000 रुपये प्लस ब्याज भी इसके साथ जो गणना की जाएगी वो भी देना पड़ेगा। तो ब्याज है इसका 10% वार्षिक, यानी कि जितने भी समय का ये डिले कर रहा है उस पर क्या किया जाएगा, इस पर ब्याज वसूल किया जाएगा। तो आप देखेंगे 10% वार्षिक, मगर ये डिले कितना कर रहा है, केवल 2 महीने ही डिले कर रहा है। हम देखते हैं समय कैसे इसका देखते हैं। यानी कि इससे पैसा मांगा गया था 1 सितंबर 2012 को, मगर ये देता कब है, 1 नवंबर 2012। यानी कि सितंबर पूरा, 1 से लेकर पूरा सितंबर पूरा हो गया और अक्टूबर भी पूरा हो जाएगा। 1 नवंबर, क्योंकि नवंबर 1 तारीख को ही बता रहा है तो नवंबर नहीं गिनेंगे, तो सितंबर अक्टूबर यानी कि 2 महीना डिले कर रहा है। इस 2 महीने का ब्याज इस पे लिया जाएगा। यानी 6,000 का 10% वार्षिक है, 10%,
और उस पर 2 महीने का 2/12, केवल 2 महीने का 2/12। अगर साल भर का होता तो ये हम नहीं लिखते, मगर केवल 2 महीने का तो 2/12, क्योंकि ये पूरा 12 महीने का है, इसलिए इसको 12 से भाग देकर 2 महीने का निकाला जाएगा। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इस पर ब्याज 2 एकम 2, 2 छक 2 पच्चे 2 तिहाई और 3 दूनी 0, यानी कि 100 रुपये इस पर ब्याज होता है। तो 100 रुपये यानी कि 6,000 प्लस 100 रुपये, ये 1 नवंबर 2012 को 6,100 रुपये ब्याज जोड़कर इतना पैसा कंपनी को दे देगा। तो ये हमारा ये कैलकुलेशन है ब्याज सहित प्रथम व अंतिम याचना का। तो अब हम इसका प्रविष्टि देखते हैं। अभी मैंने इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को बताया कि आपको किस तरह सवाल को याद रखना है, और उसके बाद हम इसके बाद सवाल को याद रखते हुए इसको हल करेंगे। तो पहला हम चलते हैं, पहला हमारा आएगा आवेदन। तो आप देखेंगे ये सवाल मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, ये हमारा 20वां सवाल है। सवाल मैंने आपको पढ़ के बताया, दिनांक आपको इसके दिनांक को याद रखना है। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं इसके पंजी प्रविष्टि में ABC लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ। तो पहला इसका आवेदन का प्रविष्टि होगी। आवेदन में 2 प्रविष्टि होगी, पहले इसको पैसा प्राप्त करने की, आवेदन की राशि प्राप्त करने की, फिर उसके बाद उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि की जाएगी। तो पहले हम इसको राशि प्राप्त करने का प्रविष्टि देखते हैं। तो बैंक खाता से हम प्रविष्टि, जब भी राशि प्राप्त करेंगे तो बैंक खाते से हम इसका प्रविष्टि करते हैं। तो बैंक खाता डेबिट, पैसा आएगा बैंक में। बैंक खाता डेबिट किसके नाम से? आवेदन से आएगा, अंश आवेदन खाता से 20,000 अंशों पे 30 रुपए के हिसाब से, 20,000 अंशों पे 30 रुपए के हिसाब से हमारा 6 लाख रुपए होता है। 6 लाख पैसा प्राप्त हो गया 1 मार्च को। किस पर? आवेदन पर हमने उसका प्रविष्टि किया, बैंक खाता डेबिट, बैंक में पैसा आया। तो जब भी पैसा आता है, चाहे रोकड़ हो या बैंक में हो, तो उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि ये संपत्ति है, चालू संपत्ति है। संपत्ति जब भी आती है तो डेबिट होकर, यानी संपत्ति बनती है तो हमेशा डेबिट होकर बनती है। आप कोई भी संपत्ति देखेंगे, जैसे भवन, आपने कोई भवन खरीदा तो आप लिखेंगे भवन खाता डेबिट। अगर फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर खाता डेबिट, यानी कि वहां पास वो बन रहा है। तो जब भी आपकी संपत्ति बनती है तो वो हमेशा डेबिट होती है। यहाँ पास बैंक में पैसा आ रहा है, संपत्ति बन रही है, तो बैंक खाता डेबिट। और अंश आवेदन खाता से 20,000 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए हमारा होता है 6 लाख। 20,000 अंशों पर 30 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त, ये प्राप्त की प्रविष्टि है। फिर उसके बाद हम इसको अब पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि करेंगे। अंश आवेदन खाता डेबिट, यहाँ पर देखिए आवेदन खाते को मैंने क्रेडिट करके चालू किया था, मैं इसको डेबिट करके बंद कर दूंगा। अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से, अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से 20,000 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से हमारा 6 लाख रुपए होता है। 6 लाख 20,000 अंशों पर 30 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि पूंजी खाता में अंतरित, यानी कि हस्तांतरित। तो ये हमारा आवेदन की प्रविष्टि होगी, पहले प्राप्त करने की, फिर उसके बाद उसको प्राप्य करनी, दे करने की प्रविष्टि। फिर इसी तरह जब हम अब आवेदन के बाद हम आवंटन में आएंगे। आवंटन में 40 रुपए के हिसाब से, आवंटन हमारा 40 रुपए के हिसाब से है। 40 रुपए के हिसाब से पहले उसको प्राप्त किया जाए, यानी दे किया जाए, पूंजी खाते की प्रविष्टि की जाएगी, फिर उसको प्राप्त किया जाएगा, पैसा प्राप्त किया जाएगा। तो हम इसका प्रविष्टि करते हैं। 1 जून को हमारा आवंटन बन रहा है। अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं, आवंटन खाता को डेबिट करेंगे, पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे। अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से 20,000 अंश 40 रुपए के हिसाब से 8 लाख। 20,000 अंशों पर 40 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्य होने पर, दे होने पर फिर 1 जून को ही हम इसका पैसा प्राप्त करेंगे, इसका प्रविष्टि करेंगे। बैंक में हमारे पैसा आएगा, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट पैसा आएगा। अंश आवंटन खाता से, आवंटन के नाम से पैसा आएगा, बैंक खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता से। तो हमने इसका आवंटन का प्राप्त करने का भी प्रविष्टि यहाँ पास देखा, बैंक खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता से। आवंटन खाते को यहाँ पास डेबिट करते हैं, और उसके बाद जब पैसा प्राप्त करेंगे तो उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, यानी बंद कर दिया जाएगा। पहले
पूंजी वाली प्रविष्टि में उसको डेबिट करेंगे और उसके बाद जब पैसा प्राप्त करेंगे तो उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दिया जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगी और हमारा प्रविष्टि बचेगा बैंक खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। एंट्री करेंगे 20,000 अंशों पर 40 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्त। अब ये हमारा आवंटन का भी हो गया, पहले प्राप्ति की प्रविष्टि, फिर उसके बाद उसको प्राप्त करने की प्रविष्टि। अब हम आते हैं प्रथम व अंतिम याचना में। प्रथम अंतिम याचना का भी होगा, पहले प्राप्ति की प्रविष्टि, फिर उसके बाद हम उसको प्राप्त करने की प्रविष्टि करेंगे। तो पहले इसके देय की प्रविष्टि हम देखते हैं, पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। तो अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, पूंजी खाते को हम क्रेडिट करेंगे और प्रथम व अंतिम याचना खाते को डेबिट कर देंगे। अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से 20,000 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से हमारा 6 लाख रुपए होता है। कंपनी बताएगी कि 6 लाख रुपए प्राप्त होगा प्रथम व अंतिम याचना का, यानी समय आ गया 1 सितंबर, उस दिनांक पर क्या होगा, प्रथम व अंतिम याचना खाता से पैसा प्राप्त होगा। यानी पहले ही हम इसको दे कर लेते हैं, कंपनी पहले ही दे कर लेती है कि समय आ गया पैसा प्राप्त होगा। पहले इसने क्या किया, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। फिर इसके बाद इसको प्राप्त करने की, यानी कि प्रथम अंतिम याचना का राशि हम प्राप्त करेंगे तो बैंक खाता डेबिट। और यहां पर देखिए मैंने अवशिष्ट प्रथम याचना खाता को भी डेबिट करके रखा हुआ है। क्यों करके रखा हुआ, क्योंकि हमने सवाल में देखा था 200 अंश 200 अंश पर प्रथम व अंतिम याचना का रकम हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। 200 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए होता है, वो 6,000 रुपए नहीं प्राप्त हो रहा है। जब पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको अवशिष्ट याचना में डालना पड़ेगा। और कहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है, प्रथम और अंतिम याचना में नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसकी प्रविष्टि में हम क्या करेंगे, अवशिष्ट याचना खाते को डेबिट करेंगे। जब प्राप्ति की प्रविष्टि होगी, प्रथम और अंतिम याचना की प्राप्ति की प्रविष्टि होगी, तो वहां पर अवशिष्ट प्रथम याचना खाता को हमको डेबिट करना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर अवशिष्ट प्रथम याचना खाते को डेबिट किया था। मैंने आपको बताया था जब भी आपको अवशिष्ट होगा तो अवशिष्ट की प्रविष्टि जहां पर भी करने को बोलेगा उसके प्राप्त वाली प्रविष्टि में हम करेंगे। यहाँ पर प्रथम और अंतिम याचना में हमको अवशिष्ट याचना के बारे में बताया है, तो प्रथम और अंतिम याचना का जब हम प्राप्ति की प्रविष्टि करेंगे तो प्राप्ति की प्रविष्टि में हम उसको डेबिट करके दिखाएंगे। तो पैसा हम प्राप्त कर रहे हैं प्रथम याचना का, बैंक खाता डेबिट, प्राप्त करने की प्रविष्टि, जितना पैसा नहीं प्राप्त किया अवशिष्ट प्रथम याचना खाता डेबिट कर देंगे और हम प्रथम और अंतिम याचना खाते को यहाँ पर डेबिट करके रखे वो उसको क्रेडिट करके हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ये हमारे प्राप्त करने की प्रविष्टि हो जाएगी। अब हम रकम देखते हैं, क्योंकि 200 अंशों पर हम पैसा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, 200 अंशों पर पैसा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो कितने अंशों पर पैसा प्राप्त कर रहे हैं, 19,800 अंशों पर। ये क्योंकि 20,000 में से 200 अंश पर जब पैसा नहीं प्राप्त करेंगे तो प्रथम याचना का हम 19,800 अंशों पर पैसा प्राप्त कर रहे हैं। 30 रुपए के हिसाब से हमारा 5,94,000 रुपए होता है। इसको हम दर्शा देंगे कि 5,94,000 रुपए प्राप्त हुआ। अवशिष्ट याचना जो हमने डेबिट करके रखा हुआ 200 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए होता है। हम दिखाएंगे कि 6,000 रुपए प्राप्त नहीं हुआ। अंश प्रथम और अंतिम याचना खाता से 6 लाख रुपए हमने वहां पर क्रेडिट करके डेबिट करके रखा हुआ था, यहाँ पर क्रेडिट करके उसको बंद कर दिया जाए, पैसा प्राप्त करेंगे तब। तो हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद लिखेंगे इसका नरेशन 19,800 अंशों पर 30 रुपए प्रति अंश प्रथम और अंतिम याचना राशि प्राप्त एवं 200 अंशों पर 30 रुपए प्रति अंश प्रथम और अंतिम याचना राशि अप्राप्त, यानी नहीं प्राप्त किया गया। तो ये हमारा था प्रथम और अंतिम याचना तक का। इसके बाद अगला पॉइंट हमको और दिया है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जो x 200 अंश रखा हुआ तो वो 1 नवंबर को पैसा दे रहा है, तो उसका भी हमको अब प्रविष्टि करना पड़ेगा। अब हम आएंगे 1 नवंबर को। 1 नवंबर को वो हमको पैसा देगा, कंपनी को पैसा देगा, तो जैसे ही पैसा देगा कंपनी के पास फिर पैसा आ जाएगा। तो जैसे ही पैसा आएगा तो फिर करेगी बैंक खाता डेबिट। अब देखिए जब वो पैसा नहीं दिया था तो उसने क्या किया, जब 6,000 रुपये नहीं प्राप्त किया था तो उसने 6,000 रुपये को डेबिट करके कहाँ पर डाल दिया, अवशिष्ट प्रथम और याचना खाता में डाल दिया। अब जब वो पैसा प्राप्त हो जाएगा तो फिर इस खाते को हमको रखना कोई औचित नहीं है, क्योंकि
जिस नाम से हमने 600 रुपये डाल के रखा हो तो ये पैसा नहीं प्राप्त हुआ, अब तो वो प्राप्त हो गया ना 1 नवंबर को। तो जब ये पैसा प्राप्त हो जाएगा तो इस खाते को हमने जो चालू करके रखा है, इस खाते को हमको बंद करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करके चालू किए थे, यहाँ पास लाके क्रेडिट करके उसको क्लोज कर देंगे जब पैसा प्राप्त करेंगे तब। तो पैसा प्राप्त कर रहे हैं 1 नवंबर को, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट, अवशिष्ट प्रथम याचना खाता से मैंने वहां पास डेबिट करके इसको चालू किया था, मैं इसको जब पैसा प्राप्त कर रहा हूँ तो इसको क्रेडिट करके बंद कर रहा हूँ। और उसी के नीचे मैंने एक चीज और लिखा है, अवशिष्ट प्रथम याचना ब्याज खाता से। मैंने यहाँ पास एक ब्याज खाता खोला है क्रेडिट करके, क्यों? क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, ब्याज प्राप्त होगा। 100 रुपये मैंने कैलकुलेशन करके बताया था अभी, उस पर 6,000 पर, ये 6,000 पर 10% के हिसाब से 2 महीने का ब्याज प्राप्त होगा। जो 100 रुपये होता है कैलकुलेशन, वो हम यहाँ पास क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पास क्रेडिट क्यों किए हैं? क्योंकि पैसा प्राप्त कर रहा है। तो जैसे पैसा प्राप्त करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किसको करेंगे? तो ब्याज को क्रेडिट करेंगे। आप ध्यान देंगे कि ब्याज खाता जो होता है एक नाम मात्र का खाता होता है। जब आपने अकाउंटेंसी शुरू में पढ़ा होगा तो खाते को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र का खाता। तो नाम मात्र के खाते में कौन कौन आता है? नाम मात्र के खाते में जो हमारे आय हैं, जितने भी आय हैं और जितने भी व्यय हैं, वो नाम मात्र के खाते में आते हैं। जैसे कमीशन, किराया, बट्टा, हरास, ये सभी नाम मात्र के खाते में आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा वहां पास, जब भी हमको आय होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और जब भी व्यय होगा तो डेबिट करेंगे। जब नाम मात्र के खाते को आप देखते हो तो जब भी आपको आय होगा तो डेबिट करेंगे और जब भी व्यय होगा तो क्रेडिट करेंगे। यानी आय और लाभ होगा तो क्रेडिट, व्यय और हानि होगा तो डेबिट। जैसे यहाँ पास क्या हो रहा है कि ये ब्याज जो है वो कंपनी के लिए क्या है? आय है, क्योंकि ब्याज प्राप्त हो रहा है, इसलिए ब्याज को उसने क्रेडिट किया है। आय है तो क्रेडिट करेगा, ठीक है, इसलिए ब्याज को यहाँ पास क्रेडिट किया गया। अगर यही कंपनी किसी को ब्याज देती तो वो क्या करती? ब्याज को डेबिट कर देती। अभी इतना समझना, आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पास ब्याज क्या है? ब्याज यहाँ पास आय है, कंपनी को प्राप्त हो रही है, इसलिए उसने क्रेडिट किया है। पैसा प्राप्त हो रहा है, बैंक खाता डेबिट, किससे? ब्याज से प्राप्त हुआ, इसलिए ब्याज को उसने क्रेडिट किया है। ठीक है, तो बैंक खाता डेबिट, हमने यहाँ पास अवशिष्ट याचना खाते को डेबिट करके बताया था कि 6,000 रुपये हमारा डूब रहा है, मगर अब वो पैसा मिल गया। तो अवशिष्ट याचना को हमने जो खोल के डेबिट करके रखा हुआ था, आज उसको क्रेडिट करके हम बंद कर देंगे। और ये कंपनी को ब्याज ही प्राप्त हो रही है, तो ब्याज आय है, आय हमेशा क्रेडिट होता है। अवशिष्ट प्रथम याचना ब्याज खाता से 100 रुपये। तो ये हमारी प्रविष्टि हो गई कब की? 1 नवंबर की, जब वो पैसा देता है ब्याज सहित। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 अंशों पर 30 रुपये प्रति अंश एवं ब्याज प्राप्त। जो 200 अंशों पर अवशिष्ट याचना राशि थी वो प्राप्त हो गई और उस पर ब्याज भी प्राप्त हो गया। अब उसके नीचे मैंने एक और प्रविष्टि की है। ये प्रविष्टि जो है, ये जो ब्याज है, ये जो ब्याज है, इसको हमको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करना होता है। आपने लाभ हानि खाता पढ़ा होगा। लाभ हानि खाते में, लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमको जो व्यवसाय है उस व्यवसाय का एक निश्चित समय के लिए लाभ या हानि निकालने के लिए उसको बनाया जाता है। निश्चित समय के लिए लाभ या हानि निकालने के लिए बनाया जाता है। वो एक्रूअल बेस पर, यानी एक्रूअल बेस पे इसको बनाया जाता है। यानी जिस वर्ष का जो मद जिस वर्ष का है उन्हीं मदों को उसमें लिखा जाता है। जितने भी आय हैं और जितने भी व्यय हैं जो इस वर्ष के हैं, जिस वर्ष का लाभ हानि खाता बनाया जा रहा है, उन्हीं मदों को लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। इससे क्या होता है, जो उस वर्ष का लाभ या हानि होता है उससे निकलकर निश्चित लाभ निकल कर आती है। एक्रूअल बेसिस बनाया जाता है। तो यहाँ पास ये ब्याज जो है वो क्या है? आय है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि ब्याज को हमने क्रिएट करके यहाँ पास रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इसको डेबिट करके बंद करेंगे और इसको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है, तो अवशिष्ट प्रथम और अंतिम याचना ब्याज खाता डेबिट लाभ हानि विवरण खाता से, लाभ हानि खाता से 100 रुपये अवशिष्ट याचना राशि पर ब्याज की रकम जो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया गया। तो आप यदि
यदि आपको सवाल में ब्याज दे रहा है तो उसको फिर आपको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित भी करना पड़ेगा। तो इस तरह का प्रविष्टि आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारा इस सवाल का पूरा प्रविष्टि हो जाता है। आपने देखा इस सवाल को हमने, ये 19वां सवाल जो था हमने उसको बनाया जिस पर ब्याज की बात करा था, हमने ब्याज की भी प्रविष्टि देखी। इसके बाद हम इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन नीचे देख लेते हैं कि ये गणना का अवशिष्ट याचना की रकम की गणना है 2000 अंशों पर जो x नहीं दे रहा था 30 रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से 6000 रुपये होता है अवशिष्ट याचना की। और अवशिष्ट याचना पर ब्याज की गणना भी मैंने करके बताया 6000 अंशों पर 10% की दर से, 6000 अंशों पर 10% की दर से 2 महीने का 2/12, पूरे साल भर का नहीं, 2 महीने का केवल 2/12। तो जब हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, ये शून्य से शून्य कट गया और 6 यहाँ 60 है बचा हुआ, तो 6 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 60 हमारा आ जाएगा। तो 10 दाम में 100, यानी कि 100 रुपये हमारा ब्याज का होता है। तो ये मैंने पूरी प्रविष्टि उसकी की है। तो ये हमारा 20वां सवाल होता है जिसको हमने देखा अवशिष्ट याचना और उस पर ब्याज की गणना और उसकी प्रविष्टि हमने देखी। इस सवाल में थोड़ा सा मैंने आपको जब अवशिष्ट याचना में समझा रहा था तो उसका मैंने बैलेंस शीट के बारे में आपको बताया था कि अवशिष्ट याचना का जब आप कॉल्स इन एरियर आ जाए तो फिर आप वहाँ पर बैलेंस शीट में अवशिष्ट याचना को किस प्रकार लिखेंगे। इस सवाल में क्या हुआ कि पूरा का पूरा पैसा मिल गया है, अवशिष्ट याचना हुआ है मगर फिर भी अवशिष्ट याचना का बाद में वो पैसा मिल गया है। तो जब हम लोग अवशिष्ट याचना के बारे में पढ़ रहे थे कि उसका बैलेंस शीट में किस तरह एंट्री किया जाएगा, तो मैंने बताया था कि जितना भी पैसा आपका होता है, जैसे कि यहाँ पर हम 20,000 अंश जारी कर रहे हैं और 100 रुपये के हिसाब से 20 लाख रुपए होता है, 100 रुपये के हिसाब से 20 लाख रुपए होता है। मान लेते हैं हम कि ये जो 200 अंशों पर 6000 रुपये जो हमको 1 नवंबर 2000 को प्राप्त हो गया, इस सवाल में जो बताया, मान लीजिए कि वो नहीं प्राप्त होता, यानी वो सवाल में ये नहीं बताया होता कि 1 नवंबर 2012 को वो पैसा प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, ये हमको नहीं बताता। केवल सवाल ये बताता कि 200 अंशों पर 30 रुपये के हिसाब से प्रथम और अंतिम याचना की राशि नहीं प्राप्त हुई, तो वहां पर 6000 रुपये हमको नहीं प्राप्त होता। तो हम क्या करते, किस तरह प्रविष्टि करते इसका बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं कि 20 लाख रुपए जो हमको प्राप्त पूरा हुआ अभी यहाँ पास, उसमें से क्या होता, यहाँ पास जब हम चुकता पूंजी में आता है, चुकता पूंजी में 20 लाख रुपए में कॉल से एरिया नीचे लिखकर यहाँ पास माइनस करके हम दिखाए थे। इस सवाल में नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमको पूरा पैसा प्राप्त हो गया है। लेस करके हम यहाँ पास दिखाते हैं अवशिष्ट याचना 200 अंशों पर 20 लाख में से 6,000 रुपये हम घटा देते। ठीक है, तो बाकी का हमारा 19,94,000 रुपये हमको प्राप्त होता, मगर इस सवाल में पूरा दिया हुआ, इसलिए मेरे को ये बैलेंस शीट मैंने बनाया जो वो पूरा बनाया है। तो थोड़ा सा इसके बैलेंस शीट को हम समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे मैंने इस सवाल में आपको बैलेंस शीट नहीं बनाने को बोला, फिर भी मैंने इसका बैलेंस शीट बना के थोड़ा सा बता दिया है कि बैलेंस शीट किस तरह बनाया जाता है। तो ये बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो इस तरह ये मेन है और उसके बाद इसका नोट्स भी हमको बनाना पड़ता है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी का तो हमको क्या करना, पहले मेन उसका हिस्सा बनाना पड़ता है ऊपर, फिर उसके बाद उसका नोट्स यानी कि कैलकुलेशन किस तरह किया गया वो भी हमको इस बैलेंस शीट बना के बताना। ये तो आप देखिएगा इसमें किस तरह बैलेंस शीट बनाया हुआ है। ये हमारा विवरण है, राशि 2 कॉलम बना हुआ है, ये अंदर की राशि के लिए यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए, फिर उसके बाद ये फाइनल राशि जो हमारा बाहर जाता है। तो यहाँ पास बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड, चिट्ठा एबीसी लिमिटेड का है, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिनांक जो देंगे हम। फिर उसके बाद विवरण में हम देखेंगे पहला कॉलम इसका होता है समता और दायित्व का। इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अंशधारियों का कोष, अंशधारियों कोष के अंतर्गत आता है अंश पूंजी, संचय व अधिक। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसका बैलेंस शीट बनाया। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक ना। फिर कभी हम इस पर बनाएंगे, उस पर पूरी चर्चा करेंगे, तब हमको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है।